अपन ने प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन का अपन पार्ट सीख रहे थे, अपन ने स्लैब, अपरेंट डेप्थ ये सब सीख लिया, फिर अपन ने एक बीच में छोटा सा कंसेप्ट सीखा है क्रिटिकल एंगल और टीआईआर का, वो डिफरेंट जगहों पे यूज होता है। आज प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन का नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज प्रिज्म, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक समझ सेपरेट टॉपिक जैसा भी है ना, रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। ये भी प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन ही है ना, इट इज ऑल्सो अ प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन, बट इसमें थोड़ा सा ज्योमेट्री इसकी डिफरेंट होती है, उसी के बारे में सीखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स यहाँ पे अपन डिराइव करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म सीखने से पहले अपने को पता होना चाहिए प्रिज्म होता क्या है ना, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिज्म, है ना। इट इज एरिया और रीजन या मीडियम मान लो, मीडियम, एरिया से अच्छा मीडियम है, बाउंडेड बाय टू प्लेन surfaces, एरिया या ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन surfaces which are inclined to each other, अगर दो प्लेन सरफेसेस एक दूसरे से इंक्लाइंड हैं और उनके बीच के बाउंडेड कोई मीडियम है, तो इस सिस्टम को अपन प्रिज्म कहते हैं। जैसे कि सबसे कॉमन फॉर्म जो प्रिज्म का आपको दिखता है वो ऐसा कुछ दिखता है, ये मान लो ABC, है ना, ये इसका फ्रंट व्यू है ना। एक्चुअली ये ट्रायंगल ऐसा ही लंबा सा है ना, तो ये इसका एक क्रॉस सेक्शन है, एक मोटी सी रॉड जैसी मान लो, है ना, एक रॉड टाइप का, बस उसका शेप गोल ना होकर ट्रायंगुलर है। तो अगर लाइट रे यहाँ से आती है और यहाँ से ऐसे बाहर जाती है तो ये प्रिज्म है। देखो ध्यान से, ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, और ये एक दूसरे से एक एंगल पे इंक्लाइंड है। वैसे ही ये भी प्रिज्म है, हेक्सागोनल प्रिज्म बोलेंगे इसको, ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलते हैं, ये हेक्सागोनल प्रिज्म है। ध्यान से देखिए, अगर मैं इन दोनों सरफेसेस से बात करूं कि लाइट रे ऐसे आए, ऐसे, और यहाँ से ऐसे बाहर चली जाए, तो ये जो रीजन है ये प्रिज्म की तरह बिहेव कर रहा है। वैसे अगर आप सोच के देखो ना, तो जो अपन ने स्लैब सीखा था, है ना, इसकी मैं सरफेसेस बोलूं 1 2 3 4, बट अगर लाइट रे सरफेस 1 से 3 जाती है या 2 से 4 जाती है तो ये स्लैब है। लेकिन अगर लाइट रे मान लो यहाँ से आई, इधर गई और यहाँ गई, तो ये प्रिज्म है ना। मतलब अगर रिफ्रैक्शन 1 3 से हो रहा है या रिफ्रैक्शन 2 एंड 4 से हो रहा है, 1 3 या 2 4 से हो रहा है, तो ये स्लैब है। लेकिन अगर रिफ्रैक्शन एडजेसेंट साइड से हो रहा है, जैसे 2 एंड 3 से हो रहा है रिफ्रैक्शन, है ना, 1 एंड 2 से हो रहा है, तो ये क्या है, प्रिज्म, है ना। कई बार प्रिज्म ऐसा पीस के फॉर्म में भी दिया हो सकता है ना, ऐसा नीचे वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, ये भी प्रिज्म है ना। तो प्रिज्म के लिए क्या होना चाहिए, दो प्लेन सरफेस होना चाहिए, जिससे एक से लाइट आएगी, दूसरे से लाइट सिस्टम से बाहर जाएगी, और ये दोनों प्लेन सरफेस जिनसे रिफ्लेक्शन हो रहा है वो एक दूसरे से किसी एंगल पे होना चाहिए, पैरेलल नहीं होनी चाहिए, मतलब एंगल जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू 0 से ज्यादा और 180 डिग्री से कम कुछ भी हो सकता है। एंगल 60 डिग्री होता है तो उसे बोलते हैं इक्विलैटरल प्रिज्म, एंगल 90 डिग्री होता है तो उसे बोलते हैं राइट एंगल प्रिज्म। राइट एंगल प्रिज्म का मतलब प्रिज्म एंगल 90 डिग्री होता है ना। और इन दोनों रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस के बीच का जो ये एंगल होता है, दिस इज नोन एज प्रिज्म एंगल, है ना। ये यहाँ पे प्रिज्म एंगल है, एंगल ए, ये यहाँ पे प्रिज्म एंगल है, और ये भी यहाँ पे प्रिज्म एंगल है। तो ये जो जिन दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस की बात होती है, इनके बीच के एंगल को बोलते हैं प्रिज्म एंगल। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन है प्रिज्म की। हमें यही रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म सीखना है और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है। जल्दी से इसको लिखिए 1 मिनट में, फिर आगे चलेंगे। चलो, ये जो प्रिज्म एंगल होता है, जिसे अपन अपने कोर्स में जो मोस्टली डील किया जाता है, वो अपना ट्रायंगुलर प्रिज्म ही है। तो अगर ये अपना ट्रायंगुलर प्रिज्म है ना, मान लो मैं इन दोनों सरफेस से रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, तो ये इनके बीच का जो ये एंगल होता है, ये एंगल ए, दिस इज नोन एज प्रिज्म एंगल, है ना। इसको प्रिज्म एंगल भी कहते हैं,
अलग अलग नाम आपको लिखे हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस में इसको एपेक्स एंगल लिख देते हैं, कुछ क्वेश्चन में इसको रिफ्रैक्टिंग एंगल लिख देते हैं, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। एक ही बात है ना, इन सब का मतलब है कि ये प्रिज्म एंगल की बात हो रही है। तो कुछ कहीं आपको एपेक्स एंगल लिखा मिल गया तो भी वो प्रिज्म एंगल है, रिफ्रैक्टिंग एंगल हो गया तो भी वो प्रिज्म एंगल है। अब बेसिक सा अगर रिफ्रैक्शन अपन इसमें सीखें कि क्या क्या होगा, तो अगर आप ध्यान से देखो तो मान लो ये एक प्रिज्म है, इसका प्रिज्म एंगल ये रहा ए, है ना। एक लाइट रे इधर से आई, मान लेते हैं बाहर का मीडियम में एयर है ना, सिंपल। एक नॉर्मल यहाँ, तो यहाँ पे सिंपल रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, तो लाइट रे कहीं इधर चली गई। ये एंगल आई है, ये एंगल R1 है। एक नॉर्मल यहाँ इस सरफेस पे, दूसरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का नॉर्मल, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये दूसरा रिफ्लेक्टिंग एंगल है R2, और फिर लाइट किसी एंगल पे बाहर जाएगी, तो ये मैं मान लेता हूँ E है। अभी मान लेते हैं बाहर का मीडियम 1 है, म्यू इज इक्वल टू 1, डिफरेंट हुआ तो डिफरेंट लिख लेंगे, अंदर का मीडियम म्यू है ना। तो ये मेनली अपना प्रिज्म के लिए डायग्राम हुआ। दिस इज इंसिडेंट रे, ऑब्वियस सी बात है, इंसिडेंट रे, एंड दिस इज इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। आई जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, R1 जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, R2 जो है वो दूसरा एंगल है दूसरे सरफेस पे, और E जो है वो इमर्जेंट एंगल। एक टर्म आती है डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ कि लाइट रे जिस रास्ते पे आ रही थी उससे जितने एंगल से डेविएट हो गई, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। तो लाइट रे इस रास्ते पे आ रही थी, इसको आगे बढ़ा दो, ये लाइट का एक्चुअल पाथ था, और लाइट रे गई किस रास्ते पे, तो इस रास्ते पे, है ना। तो इंसिडेंट लाइट का जो इमर्जेंट लाइट के साथ एंगल होता है, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। ये डेल्टा क्या है, डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन विच इज एंगल बिटवीन, इसका यहाँ काफी रोल है, इंसिडेंट लाइट एंड इमर्जेंट लाइट, या इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इनके बीच का जो एंगल होता है बेटा उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो ये मैंने कुछ बेसिक बेसिक सी बातें यहाँ पे लिख दी। अब एक चीज मेरी बात ध्यान रखना, प्रिज्म का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक तो सबसे फंडामेंटल चीज है, वो प्रिज्म तो क्या कहीं भी लिख लेते हैं हम, वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सरफेस पे। पहले सरफेस पे क्या लिखोगे, 1 sin i फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए इज इक्वल टू म्यू साइन R1, फर्स्ट रिफ्लेक्शन। सेकेंड रिफ्लेक्शन के लिए क्या लिखोगे, म्यू साइन R2 इज इक्वल टू 1 sin e, ये सेकेंड रिफ्लेक्शन के लिए। तो ये तो हमेशा ही लिख सकते हैं क्योंकि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, 1 sin i इज इक्वल टू म्यू साइन R1, म्यू साइन R2 इक्वल टू 1 sin e। तो प्रिज्म के केस में ये हमेशा ही लिखा जा सकता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की फॉर्म में। अगर कोई क्वेश्चन अटक रहा हो तो आप समझ लो आप कहीं ना कहीं से इसको नहीं लिख रहे। ठीक, अब मैं अगली स्लाइड लिख रहा हूँ, उसके बाद आपको दोनों स्लाइड एक साथ लिखने दूंगा क्योंकि इसी का पार्ट है। प्रिज्म की बेसिक इंट्रोडक्शन था ये। अब जो अगला टॉपिक है ना उसको मैं क्वेश्चन की फॉर्म में आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, वो क्वेश्चन है अपन उसको सॉल्व करेंगे, है ना? ये क्वेश्चन 8th 10th में भी कुछ लोगों ने हो सकता है सॉल्व किया हो, 12th में भी कुछ लोग करते हैं। कि ये लाइट है, यही सेम डायग्राम है, वैसे डायग्राम मुझे वापस बनाने की नीड नहीं है तो मैं डायग्राम रहने देता हूँ, वही डायग्राम है, आप साथ ही नोट करोगे। क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा है इस लास्ट डायग्राम के लिए ही, है ना, कि प्रूव दैट फर्स्ट R1 प्लस R2, R1 R2 क्या है बेटा, ये दोनों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इज इक्वल टू ए, और फिर इस रिजल्ट को यूज करके दूसरी चीज प्रूव करनी है कि डेविएशन इज इक्वल टू I प्लस E माइनस ए। दो चीजें प्रूव करनी है,
कि पहला R1 प्लस R2 जो होता है वो A के इक्वल होता है और दूसरा I प्लस E माइनस A जो होता है वो टोटल डेविएशन होता है। दिस इज टोटल डेविएशन। दो बार डेविएट होने के बाद ये I प्लस E माइनस A होगा। तो देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे, है ना। पहला मुझे प्रूव करना है R1 प्लस R2 इक्वल टू A। मैं एक काम कर रहा हूँ बेटा, मैं इसको ना थोड़ा सा पीछे बढ़ा दे रहा हूँ, ये मिल जाएंगे। मान लेते हैं ये पॉइंट कुछ O है ना। और इस पॉइंट का जहां पहला इंसिडेंस था उसको मैं M मान रहा हूं और इस पॉइंट को मैं N मान रहा हूं, है ना। ये एंगल थीटा है। अगर आप सोच के देखो तो ये इसको अगर मैं कुछ A पॉइंट भी मानूं तो AMO ये एंगल 90 डिग्री है क्योंकि ये नॉर्मल था, और ये एंगल भी 90 डिग्री है क्योंकि ये भी क्या था, नॉर्मल। तो एक क्वाड्रिलेटरल है AMON, है ना। इसमें AMO और ANO जो है वो 90 डिग्री है। तो आप यहां से लिखोगे कि एंगल A प्लस थीटा इन क्वाड्रिलेटरल AMON एंगल A प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस क्वाड्रिलेटरल में A प्लस थीटा कितना है, 180 डिग्री, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल 90 डिग्री के हैं भाई। ये नॉर्मल है, ऑब्वियस सी बात है, डॉटेड लाइन। तो ये नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, तो ये दोनों नॉर्मल है तो इनका सम कितना, 180। तो ये A और थीटा का सम भी कितना है, 180। वैसे तो ये नहीं पूछते हैं, लेकिन याद रखना कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ना, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। क्यों होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने वाले एंगल्स का सम 180 होता है। तो अगर इन दोनों का सम 180 है तो इन दोनों का सम भी 180 है। इसका मतलब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कभी ऐसा पूछ ही लिया कभी किसी क्वेश्चन में, उसके लिए बताया, ये मैथ्स का है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने वाले एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होता है ना। ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं है। ये अपने पास A प्लस थीटा आ गया। अच्छा ध्यान से देखो, MNO एक ट्रायंगल है, तो R1 प्लस R2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 होगा। तो ये भी लिख देते हैं। तो इन ट्रायंगल MNO, है ना, क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों से आपको साफ साफ दिख रहा होगा R1 प्लस R2 इक्वल टू A है, ऑब्वियस सी बात है। तो R1 प्लस R2 क्या प्रूफ हो गया, A। ये फर्स्ट पार्ट था वो प्रूफ हो गया। सेकेंड में आते हैं, मुझे डेविएशन चाहिए। तो भाई डेविएशन दो बार हो रहा है और दोनों बार सेम सेंस में हुआ। आप देखो तो पहले बार भी वो एक तरह से लाइट रे इधर जा रही थी, इधर की तरफ बेंड हो गई। दूसरे बार भी लाइट रे इधर जा रही थी, इधर की तरफ बेंड हो गई। तो दोनों बार मैं इस तरफ इस डायग्राम में सेंस देखूं तो वो क्लॉकवाइज हो रहा है ना। आई पे आई, R1 पे गई, R2 पे आई, E पे गई। डेविएशन मैंने लिखना सिखाया है आपको, मॉड I माइनस E इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन, जो ज्यादा हो उसमें से माइनस करते हैं, है ना। तो जो टोटल डेविएशन होगा, नेट डेविएशन इज इक्वल टू डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 2। डेविएशन 1 इज I माइनस R1, डेविएशन 2 इज E माइनस R2। ये फर्स्ट डेविएशन, ये सेकेंड डेविएशन। ऐड कर लो इनको, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 A जस्ट प्रूव किया है। सो नेट डेविएशन इज I प्लस E minus A. This is total deviation by the prism. So this is R1 plus R2 equal to A, and this is total deviation by the prism is I plus E minus A. ये दो important result हैं जो काफी यूज होते हैं, इनको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं कि प्रिज्म एंगल जो है वो 30 डिग्री है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो √3 दे रखा है, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन फर्स्ट फेज, पहले फेज पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 60 डिग्री है। तो आपसे पूछा है फाइंड एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड
टोटल डेविएशन, टोटल डेविएशन। जल्दी से सॉल्व कीजिए और आंसर मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए जल्दी। ये एंगल ऑफ प्रिज्म है 30 डिग्री, है ना। लाइट रे इधर से आ रही है, ये एंगल अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो पहले तो मैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज कर लेता हूँ कि 1 sin 60 इज इक्वल टू म्यू साइन R1। ये एंगल R1 है भैया, R1। तो यहाँ से साइन 60 √3/2 होता है, म्यू इन्होंने √3 दे रखा है, साइन R1 √3 से √3 कैंसिल हुआ, साइन R1 की वैल्यू आ रही है 1/2, तो R1 कितना आ गया 30 डिग्री। पहला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आ गया 30 डिग्री। फिर हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि R1 प्लस R2 बराबर A होता है। तो यहाँ पे A 30 दे रखा है, तो यहाँ से R2 की वैल्यू 0 आ गई। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं दूसरे डिस्टेंस लॉ लिखूंगा तो E भी 0 आएगा। या सीधा सोचूं तो लाइट रे नॉर्मल, ये नॉर्मल बन जाएगा, नॉर्मल के लॉन्ग बाहर चली जाएगी, ऐसा नॉर्मली, मतलब R2 भी 0 होगा और E भी 0 होगा। नॉर्मली बाहर जाने का मतलब एंगल नॉर्मल के साथ 0। तो ये एंगल ऑफ इमरजेंस हो गया और डेविएशन होता है भैया I प्लस E माइनस A, 60 माइनस 0 माइनस 30, मतलब डेविएशन आ गया 30 डिग्री। दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। बस इतना सही सवाल था, इसमें पता नहीं क्यों नहीं ला पा रहे थे तुम लोग। सिंपल था। आपको लगा जीरो कैसे आ सकता है, आ सकता है भाई, जीरो भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं आ सकता जीरो? ठीक है, जल्दी नोट कीजिए इसको, आगे चलते हैं। अब इसके आगे एक क्वेश्चन चलो मैं और दे रहा हूं। इन एन इक्विलेटरल प्रिज्म, angle of incidence is 60 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 60 डिग्री है, एंड म्यू इज इक्वल टू √3। म्यू जो है वो √3 है। फाइंड टोटल डेविएशन ऑफ लाइट रे, फाइंड टोटल डेविएशन ऑफ लाइट रे। जल्दी बताइए, एक ही वैल्यू, देखो ध्यान से, है ना। सबसे पहले अपने को एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है, इक्विलेटरल प्रिज्म का मतलब होता है A इक्वल टू 60 डिग्री, म्यू दे रखा है √3। तो अब सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगा, स्नेल्स लॉ की इक्वेशन, है ना। डायग्राम चाहो तो बना लो जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा, है ना, ये I है, ये R1 है, ये R2 है और ये E है, और ये अपना एंगल A है। सबसे पहले लिखोगे 1 sin I इज इक्वल टू म्यू साइन R1, सो वह साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 साइन R1, R1 यहाँ से आएगा 30 डिग्री। ए आपको इस बार 60 डिग्री दे रखा है, अपन जानते हैं R1 प्लस R2 इक्वल टू A होता है, तो यहाँ से R2 आ गया 30 डिग्री। ठीक है, R2 30 आ गया। आप चाहो तो दोबारा स्नेल्स लॉ लगाओ, म्यू साइन R2 इज इक्वल टू 1 साइन E, यहाँ से E आएगा आपका 60 डिग्री, डेविएशन आएगा आपका I प्लस E माइनस A, दैट इज 60 प्लस 60 माइनस 60, आंसर इज 60 डिग्री। दोबारा स्नेल्स लॉ लगाने की पता है जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है ना, कि ये एंगल अगर 60 था, एयर का एंगल, तो इस मीडियम में एंगल बना 30 डिग्री। तो बेटा अगर इस मीडियम में एंगल 30 डिग्री है तो यहाँ एंगल 60 डिग्री है। तुम इसी लॉ को तो उल्टा करके लिख रहे हो, है ना। तो अगर ये एंगल दोनों इक्वल हो गए तो ये एंगल भी तो इक्वल ही आएंगे, है ना, क्योंकि म्यू इंटू आर का
सॉरी म्यू इंटू साइन थीटा का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। तो अगर तुमने म्यू साइन थीटा उल्टा कर दिया, म्यू सेम रखा, तो वो सेम रिजल्ट आएगा, है ना। म्यू इंटू साइन थीटा का प्रोडक्ट, मतलब एयर से 60 पे आई तो प्रिज्म में 30 पे गई, प्रिज्म से 30 पे आएगी तो एयर में 60 पे जाएगी। तो अपना डेविएशन का आंसर कितना है? 60 डिग्री। किसी को ये ना चमकता हो तो भी इससे भी आंसर बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट पहले अपने को स्नेल्स का यूज करना था, फिर ये यूज करना था, और फिर ये यूज करना था। बेसिक क्वेश्चंस थे, जल्दी से लिखिए। 30 सेकंड दे रहा हूँ लिखने के लिए, फिर आगे चलेंगे। अब आगे चलते हैं। अगला है अपना मिनिमम डेविएशन। अगला क्या है? मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन सुनना ध्यान से। एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है जो डिफरेंट डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए प्लॉट किया गया है ना। एंगल ऑफ डेविएशन को एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ प्लॉट किया गया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस लिए गए। मान लो एक प्रिज्म था, है ना। इस प्रिज्म के लिए डिफरेंट डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस लिए गए, और उन एंगल ऑफ इंसिडेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी डेविएशन आया उनको प्लॉट किया गया। ये आई था, ये R1 था, ये R2 था, और ये E था। और डेविएशन का फॉर्मूला हम जानते थे, I प्लस E माइनस A होता है। तो जैसे मैं I चेंज करूंगा E चेंज होगा, और I और E दोनों चेंज होंगे तो डेविएशन चेंज होगा। तो डेविएशन को प्लॉट किया गया, तो उसका ग्राफ कुछ एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है ये, कुछ ऐसा आया, है ना। ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस ग्राफ के दो सिग्निफिकेंस है। पहला सिग्निफिकेंस क्या है इस ग्राफ का बेटा, कि हर डेविएशन की वैल्यू आप ध्यान से देखो। मैं कहूँ ये डेविएशन 2 बार मिलता है, मैं पूछूं ये डेविएशन, ये भी 2 बार मिलता है। हर डेविएशन 2 बार मिलता है। सिर्फ एक डेविएशन जो इस ग्राफ का बिल्कुल बॉटम पॉइंट होगा, ये सिर्फ एक बार मिलेगा, है ना। एंड दिस इज, अगर आप ऑब्वियसली ग्राफ में देखो तो मिनिमा है, सो दिस इज मिनिमम डेविएशन। ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है? मिनिमम डेविएशन। जैसे मैं पूछूं कि ये डेविएशन कहाँ कहाँ मिलेगा, तो आप कहोगे सर एक बार इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, और एक बार इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। अब बहुत ध्यान से समझना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन कौन से होंगे। बेटा लाइट जो है ना, वो रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल फॉलो करती है। मैं कहता हूँ I प्लस ई इक्वल माइनस ए। मैं अगर मान लो ये कोई डेविएशन की वैल्यू ले रहा हूँ डेल्टा, अगर ये डेल्टा कांस्टेंट है, ए तो कांस्टेंट होगा ही। मैं कहूँ ये सेम डेविएशन दो जगह मिल रहे हैं, और लाइट ना रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल फॉलो करती है। अगर मान लो यहाँ से θ1 पे आई और यहाँ से θ2 पे गई, तो इधर से मैं अगर θ2 पे भेजूंगा ना, तो यहाँ से θ1 पे ही आएगी, है ना। लाइट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, कि मैं अगर θ1 पे भेजूं तो θ2 पे जाएगी, तो मैं अगर θ2 पे भेजूंगा उधर से θ1 पे बाहर आएगी। इसका मतलब ये जो दो एंगल है ना, जिसपे सेम डेविएशन मिल रहा है, अगर I इक्वल टू एक्स है यहाँ और E इक्वल टू वाई है, तो ये दूसरा पॉइंट जो मिल रहा होगा वहां I इक्वल टू वाई होगा और E इक्वल टू एक्स होगा। ये वही पॉइंट्स होंगे, ताकि बेटा I प्लस ई, मैं अगर कहूँ कि डेविएशन सेम होना चाहिए, ए तो सेम है ही, तो I प्लस ई भी सेम होने चाहिए, I प्लस ई। तो अगर I एक्स है तो E वाई होगा, तो I वाई है तो E एक्स होगा। इसको दो तरीके से एक्सप्लेन किया मैंने, एक तो यहां से ऐसा, दूसरा ये x और y इंटरचेंज क्यों हुए, क्योंकि उल्टे से आएगा। अगर x के बदले y हो जाएगा तो ये y के बदले x हो जाएगा। θ1 से θ2, तो θ2 से θ1। लाइट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट देखो एक ही बार मिल रहा है। इसका मतलब बेटा ये वो पॉइंट है जहां x और y दोनों इक्वल होंगे। जहां x और y दोनों क्या होंगे? इक्वल। x इक्वल टू वाई, i जो होगा वो i मिलेगा जिसके लिए x और y दोनों इक्वल होंगे, है ना। तो इस ग्राफ के दो सिग्निफिकेंस, कई बार ये ग्राफ दिया होता है, उसके बेसिस पे अपने को कंक्लूड करना होता है कि हर डेविएशन दो पॉइंट में मिलता है, और उसके लिए I और E इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे कह दूं कि I इज इक्वल टू यहाँ 30 डिग्री है, और I इज इक्वल टू यहाँ कुछ 60 डिग्री है,
है ना, ये आपको दिए हुए हैं कि यहाँ पे इस डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है। तो आप बिल्कुल श्योर शॉर्ट कह सकते हो कि सर यहाँ पे एंगल ऑफ इमरजेंस 60 डिग्री होगा और यहाँ पे एंगल ऑफ इमरजेंस 30 डिग्री, है ना, ये इसका यूज। जिस दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे अपने को इक्वल डेविएशन मिलते हैं वहां पे आई और ई इंटरचेंज होते हैं, आई 30 तो ई 60, आई 60 तो ई 30। और जहां मिनिमम डेविएशन होता है वहां x इक्वल टू वाई होता है, इसका मतलब i इक्वल टू ई होता है। तो यहां से अपन कहते हैं कि फॉर मिनिमम डेविएशन क्या होता है, फॉर मिनिमम डेविएशन I इज इक्वल टू ई होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। इधर से जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे उधर से बाहर चली गई। अब जरा और सोच के देखो, अगर मैं दोनों साइड स्नेल्स लॉ लिखूं बेटा, तो पहले साइड आप लिखोगे वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन R1 एंड म्यू साइन R2 इज इक्वल टू वन साइन ई। दोनों सरफेस पे मैंने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लिख दिया। अब मैं अगर आपसे ये कहता हूं कि I और E इक्वल है, म्यू तो इक्वल है ही, इसका मतलब R1 और R2 भी इक्वल। तो अगर I इक्वल टू E है तो R1 इक्वल टू R2 होगा। मिनिमम डेविएशन में I इक्वल टू E होता है और R1 इक्वल टू R2 होता है। सीधे भी सोच सकते हो, अगर बेटा ये एंगल सेम है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ही तो लिख रहे हैं, एयर का एंगल सेम है तो मीडियम का एंगल भी सेम ही तो होगा। म्यू इंटू साइन थीटा कांस्टेंट होता है। तो अगर बाहर का मीडियम और बाहर का एंगल सेम है तो अंदर का मीडियम तो दोनों जगह सेम है ही, तो अंदर का एंगल सेम है। और R1 प्लस R2 हमने ए सीखा था, इसका मतलब R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू क्या होगा, a/2। ये कंडीशंस किसके लिए लिख रहे हैं, सिर्फ मिनिमम डेविएशन वाले केस के लिए, कि जब मिनिमम डेविएशन होता है तो I इक्वल टू ई होता है और R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू ए होता है। मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तो इसको कई बार ऐसा भी कह देते हैं, लाइट रे पासेस सिमेट्रिकली थ्रू द प्रिज्म। लाइट पासेस सिमेट्रिकली थ्रू द प्रिज्म। लाइट पासेस सिमेट्रिकली थ्रू द प्रिज्म। और मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ इस मिनिमम डेविएशन की वैल्यू क्या निकालोगे, तो आप जानते हो डेविएशन होता है I प्लस ई माइनस ए। अब क्योंकि I और E इक्वल है बेटा, तो जो मिनिमम डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, डेविएशन मिनिमम इज इक्वल टू I प्लस ई, मतलब I और I, तो इट इज 2I माइनस ए। दिस इज मिनिमम डेविएशन, है ना। तो जब डेविएशन मिनिमम होता है तो I इक्वल टू ई होता है, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू a/2 होता है, और मिनिमम डेविएशन की वैल्यू सॉल्व होकर आएगी या तो 2I माइनस ए या 2E माइनस ए। जनरली 2I माइनस ए यूज होता है। इस ग्राफ में मैंने दो बात बताई, वो ध्यान रखना कि जिन दोनों पॉइंट्स पे सेम डेविएशन मिलता है उसके लिए I और E इंटरचेंज होते हैं, और जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है उसके लिए I और E इक्वल होते हैं, वो मिनिमम डेविएशन वाला पॉइंट होता है। जल्दी से लिखिए, फिर इस पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, उसी ग्राफ पे बेस्ड है। ये ग्राफ दिया हुआ है, ये 50 है ना, 50, ये 50 डिग्री है। ये 50 है, 50 डिग्री। जल्दी सॉल्व करो, आंसर बताओ। गुड योगेश, सही है आपका आंसर। ये ग्राफ सामने दिया हुआ है, इस पे बेस्ड अपने को एंगल ऑफ प्रिज्म बताना है, जिस प्रिज्म के लिए ग्राफ है। राजपाल आपका आंसर भी सही है। चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, बस इतना सा दिमाग लगाना है कि जिन दो पॉइंट्स पे डेविएशन इक्वल मिला, इसके लिए I और E इंटरचेंज हुए होंगे। बेटा दो आंसर नहीं आ सकते शिक्षा, है ना। तो I और E, I की वैल्यू 70 है, I और E एक्सचेंज होते हैं, मतलब ये यहाँ पे E हो जाएगा 70 और ये यहाँ पे E हो जाएगा 40। अपन ने सीखा है ना कि इन दोनों पॉइंट्स पे I और E इंटरचेंज होते हैं।
तो बस यहाँ पे I 40, यहाँ पे I 70, तो इसका मतलब ये 70 यहाँ पे E था और ये 40 यहाँ पे E था। और डेविएशन की वैल्यू होती है I प्लस E माइनस A। इस एंगल पे आपको डेविएशन दे रखा है 50 is equal to 40 plus 70 minus A. So A is equal to 110 minus 50, that is 60 degree. ये इस ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन था और इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड था कि I और E इंटरचेंज होते हैं। मतलब अगर I और I की वैल्यू 40 और 70 है, इसका मतलब एक बार E की वैल्यू 70 थी, एक बार E की वैल्यू 40 थी। इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन था ये। जल्दी लिखिए इसको, फिर अपन अगले पार्ट पे आएंगे। मिनिमम डेविएशन बता दिया, 2i माइनस ए होता है। मिनिमम डेविएशन के लिए I इज इक्वल टू ई होता है, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू a बाई 2 होता है। जल्दी 10 सेकेंड और है बस। चलिए आगे चलते हैं। आगे एक डेरिवेशन है, इसको मैं वापस क्वेश्चन की फॉर्म में दे रहा हूँ, है ना। मतलब क्वेश्चन की फॉर्म में ही सॉल्व करूंगा, वो डेरिवेशन है ना। तो उसके बारे में अपने सिंपल कहा जाता है, इफ a prism has minimum deviation, if a prism has minimum deviation del minimum and angle of prism is A, then find mu, प्रिज्म के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से सॉल्व कर रहा हूं मैं। अपन जानते हैं मिनिमम डेविएशन की वैल्यू डेल मिनिमम इज इक्वल टू क्या होता है, I प्लस ई माइनस ए, या फिर मिनिमम डेविएशन के केस में 2i माइनस ए। ठीक है, तो यहां से 2i की वैल्यू कितनी आ गई, डेल मिनिमम प्लस ए, तो यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ रहा है, डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2, जितने एंगल पे ये मिनिमम डेविएशन आएगा, डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2। अच्छा, अपन एक प्रॉपर्टी और जानते हैं बेटा, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू a बाई 2 होता है। क्यों? क्योंकि अपने मिनिमम डेविएशन का केस ही स्टडी कर रहे हैं। तो ये दो चीजें अपन ने यहाँ से डिराइव कर ली कि एक ये फॉर्मूला जानते थे, इससे अपन ने I निकाल लिया, एक ये जानते थे, इससे अपन ने R1 R2 निकाल लिया। अब स्नेल्स लॉ लिख लो। स्नेल्स लॉ कहता है बेटा 1 साइन I पहली सरफेस पे इज इक्वल टू म्यू साइन R1। बस वैल्यू रखनी है साइन I, तो साइन डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2 इज इक्वल टू म्यू साइन R2 साइन ए बाई 2। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। दिस इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। कई बार इस फॉर्मूले पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा। आपको अगर मिनिमम डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म दे दिया तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज साइन डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। अब मैं एक फॉर्मूला और इस पे बेस्ड लिखूंगा, ध्यान से सुनना। म्यू कितना आया, साइन डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। अब एक अप्रोक्सीमेशन होता है कई बार फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म। स्मॉल एंगल प्रिज्म वो होता है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म 5 डिग्री से कम है ना। कई बार 10 डिग्री लेते हैं बट 5 डिग्री से कम हो। फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म ए लेस देन 5 डिग्री अपन जानते हैं बेटा कि फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। अच्छा, स्मॉल एंगल प्रिज्म है, ए छोटा है तो डेल मिनिमम भी छोटा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो साइन थीटा लगभग लगभग थीटा होता है।
तो म्यू इज इक्वल टू आएगा, साइन हट जाएगा, अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे तो डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2 अपॉन ए बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल होगा और यहाँ से मिनिमम डेविएशन आ जाएगा म्यू ए माइनस ए, दैट इज स्मॉल एंगल प्रिज्म का मिनिमम डेविएशन म्यू माइनस 1 इंटू ए। This is minimum deviation caused by a small angle prism, simply mu minus 1 into a। अब एक चीज और ध्यान रखना, क्या होता है ना, स्मॉल एंगल प्रिज्म का डेविएशन होता ही बहुत कम है, तो उसमें कई बार ना वो मिनिमम मैक्सिमम नहीं पूछते, कई बार आपसे सीधा पूछ लेंगे कि फाइंड डेविएशन बाय स्मॉल एंगल प्रिज्म। तो स्मॉल एंगल प्रिज्म से अगर डेविएशन की बात हो रही है ना, तो उसको भी अपन यही मान लेते हैं। बहुत से क्वेश्चंस इस पे बेस्ड आए हुए हैं एग्जाम में, इसलिए मान रहे हैं। वैसे तो कायदे से ये मिनिमम डेविएशन है, लेकिन जो वैल्यूज होंगी ना वो बहुत ही पास पास होती हैं, तो अपन एक छोटे एंगल वाले प्रिज्म का डेविएशन ही यही लिखते हैं, म्यू माइनस 1 इंटू। कभी भी आपसे अगर पूछा जाए कि एक स्मॉल एंगल प्रिज्म है, बताओ उसका डेविएशन क्या होगा, तो म्यू माइनस 1 इंटू ए। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन आपसे दे दें कि एक स्मॉल एंगल प्रिज्म है, इसके लिए ए आपको दे रखा है 4 डिग्री, है ना, और इसके लिए म्यू आपको पता है √2। फाइंड डेविएशन बाय द प्रिज्म, फाइंड डेविएशन बाय द प्रिज्म। बिल्कुल फटाक से आंसर बताएंगे, डेविएशन इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। म्यू अपने को पता है √2 माइनस 1 इंटू 4, √2 होता है बेटा 1.4, 1.4 होता है, 1.4 लिख लेता हूँ इंटू 4, सो इट इज 0.4 इंटू 4, मतलब 1.6 डिग्री। ये रहा आंसर, है ना। तो कभी भी स्मॉल एंगल प्रिज्म के डेविएशन की बात हो तो उसके लिए अपन म्यू माइनस 1 इंटू ए ही यूज करेंगे। स्मॉल एंगल प्रिज्म का मतलब जिसका प्रिज्म एंगल 5 डिग्री या उससे छोटा, है ना। ठीक, अच्छा एक चीज थोड़ा सी बुद्धि लगा के और ध्यान रख लेंगे, कभी मान लो 6 डिग्री दे दिया ना तो भी यूज कर लेंगे, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जनरली 5 के नीचे ही वैल्यूज दी होती हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है कि आपको 6 5.5 दे देंगे, बट वो देते हैं तो 99.9% क्वेश्चन वो 5 डिग्री से छोटा ही रहता है। वैसे तो 10 डिग्री से छोटे वाले को भी बहुत जगह पे स्मॉल एंगल प्रिज्म ही लिख देते हैं, बट ये अप्रोक्सीमेशन जहाँ वैलिड है ना, ये जो साइन थीटा इक्वल टू थीटा है उसमें वो एंगल 5 डिग्री के रेंज से छोटा रखते हैं। तो वैसे तो 10 डिग्री तक में लगा लेते हैं, बट एग्जैक्टली आप स्टैंडर्ड बुक्स में लिखोगे देखोगे तो वहाँ यही लिखते हैं कि अगर प्रिज्म एंगल 5 डिग्री से कम है तो अपन ये अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, जल्द इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे, ऐसे ही मतलब, है ना, कि एक स्मॉल एंगल प्रिज्म है, ये प्रिज्म एंगल मान लेते हैं 4 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ सामने एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर वर्टिकल है, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, प्लेन मिरर वर्टिकल, वर्टिकल प्लेन मिरर, लाइक लाइट रे यहाँ से आ रही है हॉरिजॉन्टल बिल्कुल, है ना, यहाँ से ऐसे नॉर्मली आई, इस पे नॉर्मली। तो क्वेश्चन में पूछते हैं फाइंड टोटल डेविएशन ऑफ द लाइट रे, फाइंड टोटल डेविएशन ऑफ द लाइट रे आफ्टर passing through prism and reflection from mirror, reflection from mirror। तो देखो ध्यान से, दो जगहों से डेविएशन होगा, एक तो प्रिज्म से और दूसरा मिरर से। प्रिज्म से डेविएशन जानते हैं, प्रिज्म से डेविएशन कितना होता है, अच्छा म्यू दिया हुआ है ना, म्यू इज इक्वल टू 2 मान लो। प्रिज्म से डेविएशन होता है बेटा म्यू माइनस 1 इंटू ए, that is 2 minus 1 into 4 degree, that is 4 degree।
तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइट रे थी ना, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, इसका 4 डिग्री का डेविएशन होगा। जब ये बाहर जाएगी तो इसका एक तरीके से 4 डिग्री से डेविएशन होगा, है ना। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, इससे कितने डिग्री से डेविएट हो गई है? 4 डिग्री से। यहाँ तो कोई रिफ्लेक्शन हुआ नहीं, यही हुआ जो हुआ। तो अपन जानते हैं प्रिज्म का डेविएशन होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो 2 माइनस 1 इंटू 4, तो 4 डिग्री। तो ये 4 डिग्री पे हुआ। हल्की सी ज्योमेट्री है, मतलब हल्की सी क्या, बिल्कुल सिंपल ज्योमेट्री है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, मिरर वर्टिकल था, तो ये एंगल में कितना होगा? 4 डिग्री, है ना। तो लाइट रे इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक। तो 2 बार डेविएशन हुआ। अगर आप डेविएशन का सेंस देखो तो पहला डेविएशन भी कैसा है? क्लॉकवाइज, ऐसा। ये ऐसे जा रही थी और नीचे बेंड हुई, तो क्लॉकवाइज, ऐसा क्लॉकवाइज। और ये इस बार आगे जा रही थी और फिर से इधर बेंड हुई, तो इधर की तरफ। ये भी कैसा है? क्लॉकवाइज। तो टोटल डेविएशन क्या होगा? दोनों डेविएशन का सम। तो टोटल डेविएशन इज इक्वल टू डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 2। डेविएशन 1 4 डिग्री क्लॉकवाइज, डेविएशन 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बेटा? 4 डिग्री। कितना है? 4 डिग्री। तो डेविएशन 2 कितना होगा? 180 माइनस 2i, है ना। ये भी क्लॉकवाइज। तो नेट डेविएशन यहाँ पे कितना आ गया? 4 डिग्री प्लस 180 माइनस 8, 172। कितना आ गया? 176 डिग्री। सेंस लिखो तो क्लॉकवाइज। ये है डेविएशन। मतलब यहाँ पे एक्चुअली यूज क्या करना था, क्या दिमाग लगाना था कि ये 4 डिग्री पे आया ना, अगर डेविएट हुआ ना, क्योंकि मैंने हॉरिजॉन्टल लाइट रे भेजी थी, दिस लाइट रे वाज हॉरिजॉन्टल। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइट रेज प्रिज्म से पास होगी, तो ये जितने एंगल पे डेविएट होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही होगा, क्योंकि मिरर वर्टिकल है, तो ये जो नॉर्मल होगा इसका हॉरिजॉन्टल होगा। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 4 डिग्री के बराबर होगा, है ना। जल्दी से लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है, नहीं करवाऊंगा। क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है प्रिज्म में ना बेटा, वापस दिमाग लगता है थोड़ा सा, प्लेन मिरर के जैसा, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। फॉर्मूले तो जितने थे उतने हो गए, कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं बचा होगा, है ना। क्वेश्चन में कहा गया है अपने को कि इफ मिनिमम डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म, इफ मिनिमम डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म is equal to एंगल ऑफ प्रिज्म। मिनिमम डेविएशन किसके इक्वल है? एंगल ऑफ प्रिज्म के। देन फाइंड कंडीशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल। कि अगर एक प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ डेविएशन जो है, मिनिमम डेविएशन, वो किसके इक्वल है? प्रिज्म एंगल के इक्वल है। तो बताओ क्या कंडीशन होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म के। तो सुनो ध्यान से, कहां से निकालेंगे कंडीशन। एक तो मिनिमम डेविएशन ए सब कुछ दिखते ही समझ आना चाहिए कि ये फॉर्मूला लगेगा। म्यू इज इक्वल टू साइन डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, है ना। डेल मिनिमम इक्वल टू ए दे रखा है, तो साइन ये ए प्लस ए 2a, तो ऊपर ए हो गया और नीचे कितना आ गया? साइन ए बाई 2। न्यूमरेटर को एक्सपांड कर लो हाफ एंगल फॉर्मूले से, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ए बाई 2 से ए बाई 2 साइन वाला टर्म कैंसिल हुआ, तो यहां से म्यू की वैल्यू आ रही है बेटा, म्यू 2 कॉस ए बाई 2। ये म्यू की वैल्यू बनी, म्यू 2 cos a by 2। अब a की वैल्यू कहां से कहां हो सकती है? प्रिज्म एंगल। a क्या है? प्रिज्म एंगल। तो a की वैल्यू आप अगर सोच के देखो यहां से इस एक्सप्रेशन में, तो अगर आप कुछ और ना सोचें बेटा, तो a की वैल्यू मैंने आपको बताया था 0 से 180 के बीच कुछ भी हो सकती है। 0 और 180 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि उस केस में स्लैब बन जाएगा। 90 डिग्री भी हो सकता है, 120, 150 सारे वैल्यू हो सकती है। बस 180 नहीं होगा और 0 नहीं होगा, ताकि दोनों सर्फेसेस पैरेलल ना हो, है ना।
तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन म्यू की वैल्यू सोचे तो म्यू की वैल्यू तो मतलब cos a/2 है ना, तो म्यू की वैल्यू यहाँ से 0 से लेकर 2 के बीच कुछ भी आ सकती है। मैं अगर ये a की ये वैल्यूज में ले लूं 0 से 180 तक, तो म्यू की वैल्यू तो 0 से 2 तक कुछ भी हो सकती है, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। एक दिक्कत और, एक कंडीशन अपन और भूल रहे हैं जो अपने को और कंसीडर करनी चाहिए, है ना, कि बेटा मिनिमम डेविएशन बिल्कुल म्यू का फॉर्मूला ये होता है, ये भी तो लिखेंगे ना, मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू 2i माइनस ए, ये भी तो होगा भाई। यहां से अपने को क्या पता चला कि म्यू की वैल्यू कहां से कहां, मतलब एंगल ए 0 से 180 कुछ भी हो सकता है ना। तो मुझे एक और कंडीशन चेक करनी चाहिए कि क्या कहीं कुछ इंटरसेक्शन में कुछ मिस तो नहीं हो रहा है। तो डेल मिनिमम 2i माइनस ए होता है, एक हम रिलेशन भी जानते हैं, डेल मिनिमम ए के इक्वल, a is equal to 2i minus a, यहां से इक्वेशन आ रहा है i is equal to a, कि इस केस के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो प्रिज्म एंगल के इक्वल होगा। और हम ये जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां से कहां हो सकता है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक ही हो सकता है, उसकी ज्यादा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो नहीं सकता ना, नॉर्मल के साथ एंगल है तो या तो नॉर्मल इंसिडेंस होगा या 90 इंसिडेंस हो सकता है, और i इक्वल टू a है, तो इसका मतलब जो प्रिज्म एंगल है उसकी वैल्यू भी 0 तो नहीं हो सकती, तो 0 से ज्यादा और 90 से कम या इक्वल, दिस इज द कंडीशन फॉर प्रिज्म एंगल। एक तो यहां से, यहाँ के अकॉर्डिंग टू 0 से 180 कुछ भी हो सकता है क्योंकि कॉस की वैल्यूज है प्रिज्म एंगल की, लेकिन अगर मैं इस कंडीशन को भी देखूं, इसको चेक करना इंपॉर्टेंट है कि डेल मिनिमम का फॉर्मूला 2i माइनस ए भी होता है, तो अगर मैं यहां से a निकालूं तो a i के इक्वल है, i इक्वल टू a। और एंगल ऑफ इंसिडेंस की तो कंडीशन है, आप सोच के देखो ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां से मैं बात करूं तो 0 से 90 के बीच ही हो सकता है ये थीटा, तो इसका मतलब प्रिज्म एंगल भी 0 से 90 के बीच ही हो सकता है। तो अगर मैं प्रिज्म एंगल 0 रखूंगा, cos 0 बनेगा तो म्यू इक्वल टू 2 आएगा, तो म्यू मैक्सिमम बनेगा 2 और म्यू मिनिमम, आप देखो ध्यान से, अगर मैं 90 रख दूं तो 90/2 45, तो cos 45 इज 1/√2, तो म्यू मिनिमम बनेगा 1/√2। तो इस कंडीशन के लिए जब प्रिज्म एंगल और मैं मिनिमम डेविएशन एंगल इक्वल हो तो अपना आंसर क्या आया, म्यू की वैल्यू लेस देन 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू √2, मतलब √2 से 2 के बीच होनी चाहिए म्यू। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है √2 और 2, तो म्यू की वैल्यू इनके बीच होगी, तभी ऐसा हो सकता है। दो चीजें यूज करी, एक तो म्यू का ये फॉर्मूला और दूसरा उससे अपना एक कुछ भी आ सकता था, लेकिन यहाँ से ए के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि ए आई के इक्वल होगा और आई तो 0 से 90 के बीच ही हो सकता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था। आज की क्लास अपन यही फिनिश करेंगे, इसको लिख लीजिए। जिनकी पुरानी स्लाइड बची हो वो रुक जाना, मैं क्लास के बाद वो स्लाइड लगा दूंगा।